सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। रियल नंबर में आ गई, ये पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि यूक्लिड कौन है, आखिर यूक्लिड का क्यों नाम हम इंक्लूड कर रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसा कि देख रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड एक यूनानी मैथमेटिशियन थे, या यूँ कहा जाए वो फादर ऑफ ज्योमेट्री थे। उन्होंने ही एक डिवीजन लेमा दिया, या यूँ कहिए डिवीजन लेमा हम लोग बहुत पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुक पार्ट 7 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से उन्होंने ये थ्योरम दिया कि किसी 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं कि a = bq + r, where r is equal than या greater than 0 and less than b। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये तो आपको इस तरीके से आपको डेफिनेशन दिया गया, ये बताया गया कि क्या थ्योरम कह रहा है, लेकिन आपको समझने में कन्फ्यूजन भी हो रहा है। लेकिन हम अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझेंगे कि ये बहुत आसान चीज़ है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस चीज़ों को। तो देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूक्लिड साहब ने या मैथमेटिशियन यूक्लिड जो थे, जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा गया है, उन्होंने क्या कहा है। तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा एग्जाम्पल के थ्रू। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जो आसानी से आप कर सकते हैं। आप तो सभी लोग डिवाइड करना जानते हैं, भाग करना जानते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को कि 36 को आप लोग डिवाइड कर दीजिए 5 से। ठीक है, सभी लोग कीजिए स्टार्ट कि 36 को आपको डिवाइड करना है 5 से। अगर 5 से हम 36 को डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं। देखिए, 5 से हमने डिवाइड किया 36 को, तो 5 7 जा 35। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, माइनस किया हमने और ये कैंसिल आउट। तो हमें क्या मिल रहा है, 5 से हमने डिवाइड किया है 36 को और हमें मिल रहा है 7 और 1। ये डिवाइड तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए एक और डिवाइड करके देखिए, 9 से कीजिए 81 में। 9 से डिवाइड करना है आपको 81 में, कीजिए सभी लोग। वेरी गुड। 9 से जब 81 में आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप इसे 9 टाइम्स में, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, 9 9 जा 81 आपने यहाँ पर लिया, माइनस किया, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। मतलब कि रिमाइंडर अगर एक तरीके से कहा जाए तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है। ठीक है, शेषफल हमारा 0 आता है। ठीक है, ये आप इसकी जगह पे आप 0 भी यूज कर सकते हैं कि हमारे पास 0 आ गया, 0 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की परेशानी आपको, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो आपने यहाँ डिवाइड किया तो आप जान रहे होंगे, एक बचपन में आपने पढ़ा होगा कि भाज इक्वल टू भाजक गुने
भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है? जिसमें जिस चीज को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा भाज्य है। ये देख लीजिए, ये ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 36 इक्वल भाजक जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 5 इंटू भागफल जितने में हमने डिवाइड किया है 7 और शेषफल प्लस 1। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये जानते हैं क्या चीज होता है। तो ये मैंने पहले भी कहा आपको कि ये हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन रिटन रूप में, लिखित रूप में यूक्लिड साहब ने अपने बुक में इसे दिया, जिसका नाम दिया उन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसे आप सिंपल आप देख सकते हैं कि इसे अगर हम बैठाएं, जो उन्होंने दिया है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। जिसे अगर हिंदी में हम बात करें तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जिसे हम लोग बहुत पहले से जान रहे थे, लेकिन रिटेन रूप में यूक्लिड साहब ने दिया, इसीलिए इसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा को जब बार बार हम एक ही क्वेश्चन में यूज करेंगे तो वो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बन जाता है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से हम लोग HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों समझ में आ गई बात? यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग बार बार यूज करते हैं एक ही क्वेश्चन में। उसे मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल से कि किस तरीके से यूज करते हैं या कहाँ यूज कर रहे हैं, जिसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहेंगे। देखिए, हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग को समझ में आ गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हमने एग्जाम्पल में दिया था, उसे मैं और आप लोग को अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि A इक्वल टू हमने दिया BQ प्लस R, ठीक है। रिमाइंडर जो है हमारा शेषफल, जिसे हम लोग शेषफल भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग शेषफल भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। यह शेषफल होगा कितना, ध्यान से दीजिएगा कि शेषफल कितना होगा। तो शेषफल जो होगा हमारा वो हमेशा 0, तो रिमाइंडर जो होगा या तो 0 हो जाएगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और छोटा किससे होगा? हमेशा छोटा जो होगा वो होगा B से। होगा कि नहीं, वो सोचिए, देखिए किस तरीके से। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 5 में, 2 2 जा 4, माइनस किया 1, ये देखिए रिमाइंडर जो है ये 0 से बड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन हमारा B से क्या है? छोटा है, B से हमारा छोटा है, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं कि 2 से हमने डिवाइड किया 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो ये दोनों कंडीशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। इसमें 2 चीज का यूज किया है, 2 साइन का। एक तो साइन ये है, ये ग्रेटर देन, और ये जो है इक्वल देन। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमारा रिमाइंडर जो है हमेशा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा, और 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है। अब हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का भी बात आपसे कहा हमने भी, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को देखने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको हम देने जा रहे हैं, जिसमें आपको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे किसका? 875 एंड 255 का, इसका आपको निकालना है HCF। तो बच्चे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए फटाफट, आप लोग फटाफट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए कि 875 एंड 255 का क्या होगा। अब डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को निकालिए और बताइए हमें। चलिए, बता लिया आप लोगों ने, गुड। अब मैं भी बना के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके हम इसे निकाल सकते हैं। सपोज हमने किया 255 से 875 में डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि 875 हमारा 255 से बड़ा है, ठीक है।
तो 255 से हमने किया, ठीक है। थ्री टाइम्स में हम लगाएंगे 3 5 जा 15 1 3 5 जा 15 प्लस 1 16 और 3 2 6 765। फर्स्ट टाइम हमने लगाया 765, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1 और 8 में से 7 गया 1, ये आएगा हमारा 110। अब इस 110 से हम क्या करेंगे, 255 में हम यूज करेंगे। 255 में यूज कीजिए हम लोग फटाफट। तो 2 से हम लोग यहाँ लगा देंगे 0 2 2 5, 5 में से 2 गया 3 और ये कैंसिल आउट। अब 35 से हम लोग 110 में डिवाइड करेंगे। 110 में हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो जब 110 में हमने डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 0 और 11 में से 7 गया 4। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा बढ़ा रहा है। तो हम इसे 3 टाइम्स में लगा सकते हैं क्या, 3 5 जा 15, 3 टाइम्स में हम लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे 3 टाइम्स में यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ हमने देखा अभी कि 35 से हमने 2 टाइम्स में लगा दिया था, लेकिन जो हमारा शेषफल आ रहा था वो इससे बड़ा आ रहा था, ठीक है। तो हम इसे कितने टाइम्स में लगाएंगे, 3 टाइम्स में हम लगाएंगे, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, यहाँ से मिल गया 10 में से 5 गया 5 और ये हमारा हो जाएगा 10 10 कैंसिल आउट। 5 से हम फिर से 35 में करेंगे, 5 7 जा 35। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने 875 एंड 255 का HCF निकाला है, महत्तम संवर्तक। तो क्या आ रहा है हमारा HCF, अगर हम बोले कि HCF की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो HCF की वैल्यू होगी हमारी 5। इस बात को ध्यान दीजिए। तो आप एक बात को ध्यान दे रहे होंगे बच्चों कि हर बार हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हर बार जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो आप सोचिए कि हम हर स्टेप के लिए, सिंपली अगर बात करें, हर स्टेप के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर सकते हैं कि नहीं। हर स्टेप के लिए, कुछ हर बार डिवाइड हुआ, यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया, यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया, यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया, यहाँ यूक्लिड डिवीजन, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 टाइम्स हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा एक ही क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। इसी स्टेप बाय स्टेप को करने को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है, किसी भी 2 नंबर के HCF निकालने के लिए, हम फाइंड आउट करने के लिए उसका यूज करते हैं। और कब तक करते हैं, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 न हो जाए। बात ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर जब तक हमारा 0 न हो जाए। अगर हम इस बात के लिए हम इसे बनाए, क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें, तो हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं कि हमने क्या किया कि A = BQ + R, ठीक है। तो A हमारा यहाँ पे क्या है, A हमारा यहाँ पे है 875, तो हम लिख सकते हैं 875, ठीक है। 255 से हमने डिवाइड किया है इंटू 3 और रिमाइंडर हमारा आ रहा है 110, आ रहा है कि नहीं। तो इसे आप नोट डाउन कर लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका यूज करके हम लोग किस तरीके से इसे सॉल्व कर रहे हैं। इसे अगर हम चाहें तो साइड में नोट कर सकते हैं कि 875 को 255 इंटू 3 प्लस 110 किया हमने, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 255 को कर रहे हैं, ठीक है ना। 255 को हम लोग करके देखेंगे 110 से। हर समय A = BQ + R का यूज हो रहा है, तो A + BQ = R मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग HCF निकालेंगे इस 2 नंबर का, जिसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहेंगे। एल्गोरिदम मीन्स होता है कि एक साइंटिफिक मेथड जिससे हम स्टेप बाय स्टेप उसे हम सॉल्व करते हैं, वो पहले से ही सिद्ध होता है और उसके द्वारा हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया मेरे बच्चों, वेरी गुड।
अब देखिए हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके किस तरीके से हमने सॉल्व किया। सिंपली जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड जो यूज किया था वो हर एक स्टेप के लिए हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर दिया। और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जब एक साथ आया है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो वो हमारा कहलाया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। समझ में आ गया बच्चों? अब ध्यान से देखिएगा क्या किया हमने इसमें। हमने क्या किया है कि 875 में सबसे पहला स्टेप था कि 875 में 255 से हमने डिवाइड किया। तो 255 से 3 टाइम्स में डिवाइड किया है तो हमें 110 रिमाइंडर बचा है। मतलब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये हमारा a हो गया। इससे हमने डिवाइड किया था तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा 875 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो 255 है इस 255 को यहाँ लिखेंगे और जो हमारा रिमाइंडर आया है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसे 2 टाइम्स में किया और 35 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आया। फिर 110 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 35 से हम डिवाइड करेंगे। 35 से 3 टाइम्स में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे 35 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम लोग 5 जो रिमाइंडर है हमारा उस 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। कब तक ये प्रोसेस हमारा कब तक चलता रहेगा? ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। बात ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, इस प्रोसेस को तब तक हम करते रहेंगे जब तक हमारा ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर सिंपली आपको क्वेश्चन दिया जाए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूज करना है आपको और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आप हर स्टेप के लिए लगा दीजिए। जो भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड साइड में कर लीजिए और हर स्टेप के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगा दीजिए और उन सारे को जब एक जगह आप संग्रह करेंगे तो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बन जाएगा और आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि HCF क्या होगा तो HCF हमारा हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर है। आप आसानी से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। बच्चों समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग घर से बना कर लेकर आइएगा और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बनाया हुआ है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो ये बोर्ड में आपसे पूछा जाता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से आप किसी भी 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समवर्तक निकालिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? वेरी गुड। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप लोग घर से बनाकर लेकर आइएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 867 और 255 2 नंबर गिवन है आपको। इन दोनों नंबर को यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? आपको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से आपको निकालना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के बाद हर एक स्टेप के लिए आप यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर दीजिएगा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा जो जितने भी स्टेप के लिए यूज कीजिएगा उन सारे स्टेप को एक साथ आप हर यूक्लिड डिवीजन लेमा को एक साथ जब आप लिख देंगे तो वो हमारा HCF निकाल देगा बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। समझ में आ गया बच्चों? तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके घर से लेकर आएंगे। बच्चों यूक्लिड एल्गोरिथम हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि यूक्लिड एल्गोरिथम होता क्या है, किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके आधार पे एक क्वेश्चन है जो आपसे हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स 2q का रूप होता है तथा ऑड इंटीजर्स 2q + 1 का रूप होता है जहां q कोई इंटीजर्स है। बात आ गई समझ में? वेरी गुड बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं। हमने जैसे इवन नंबर ऑड नंबर पढ़ चुके हैं, आराम से पढ़ चुके हैं। कोई इवन नंबर बताइए आप, कोई भी इवन नंबर बताइए। 7 इवन नंबर है? गलत। इवन नंबर वैसा नंबर होता है जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, ये हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो 7 हमारा इवन नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 7 इवन नंबर, वो भी देख लेते हैं। अगर हम 2 से 7 में डिवाइड कर दें तो 2 3 जा 6,
ये 1 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। बच्चों देख रहे हैं आप, 2 से हमने क्या किया, 7 में डिवाइड किया, 2 3 जा 6 और 7 में 6 1 आ गया हमारा रिमाइंडर। बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये देखेंगे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर ऑड नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, और विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो जाए। तो बच्चों आप बताइए कोई सम संख्या। वेरी गुड, 8 हमारा सम संख्या है। क्यों, क्योंकि अगर 2 से हम 8 में डिवाइड करें तो 2 4 जा 8 और माइनस करें तो 0, पूरी तरीके से ये विभाजित हो चुका है। तो ये हमारा इवन नंबर सम संख्या है। और एक 9 ले लेते हैं, 2 4 जा 8 1, हमारा 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं है, तो ये हमारा विषम संख्या है। तो प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम इवन नंबर जब हम करेंगे 2 से तो डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से वो विभाजित हो जाता है। तो पूरी तरीके से विभाजित हो गया वो हमारा इवन नंबर सम संख्या कहलाता है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं, अगर हम इन दोनों का अलग अलग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लिखें, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके, तो क्या हो सकता है कि 8 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0, और इसका लिखे 9 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। बच्चों आप देख सकते हैं एक में रिमाइंडर 0 आ रहा है और एक में रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके किसी भी नंबर को हमें ये देखना है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो रिमाइंडर अगर हमारा 0 आएगा तो वो इवन नंबर कहलाएगा, और रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो हमारा ऑड नंबर कहलाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, रिमाइंडर 0 तो इवन नंबर, और रिमाइंडर हमारा 1 आ गया तो ऑड नंबर। इस बात को आप समझ गए, अच्छे से समझ में आ गई बात कि किस रूप में होगा। हमने सिंपल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज करेंगे, ठीक है। इन दोनों के लिए अलग अलग हमने लेमा लिखा है, जो कि एक साथ रखने पर वो एल्गोरिदम का रूप रख लेता है। और इस एल्गोरिदम में हम देख रहे हैं कि इसमें 0 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमारा जो इवन नंबर होगा वो हमेशा 2q के फॉर्म में होगा, और जो ऑड नंबर होगा वो हमेशा 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब देख रहे हैं यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिदम हमने पढ़ा है। हमने यूक्लिड एल्गोरिदम क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ की रिमाइंडर जो है हमारा r जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। इसी का यूज करेंगे। अगर आप सोचिए कि हमने b इक्वल टू 2 पुट कर दिया, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो b इक्वल टू अगर हम 2 पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, वो b से छोटा है। तो b की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 2, आसानी से पुट कर सकते हैं 2, क्योंकि b इक्वल टू 2 हमने माना है। तो b की जगह पे 2 रखा हमने, तो हमारा क्या हो गया, ये 2 आ गया, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आ गया 2। तो रिमाइंडर हमारा 2 से छोटा है और 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है। तो 0 के इक्वल तो 0 होगा ही, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है पहला, और दूसरा क्या होगा 1, ठीक है। और 0 1 से अलावा कुछ और हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। आपने स्टेटमेंट में लिखा गया था, जो पढ़ा था आपने, तो a और b जो था पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमारा 0 और 1 ही होगा, 2 से छोटा होगा, क्योंकि b की वैल्यू हमने 2 पुट किया है, मतलब कि a इक्वल टू 2q प्लस r, ठीक है बच्चों। अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर अगर 0 होगा तो a इक्वल टू 2q प्लस r, तो r की जगह पे हमने पुट कर दिया 0, तो हो जाएगा 2q प्लस 0 2q। सेकंड हम देखेंगे कि अगर हमने a इक्वल टू 2q प्लस
आर की जगह पे 1 पुट कर दे तो 2q प्लस 1 हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, हमने भी पढ़ा था, ठीक है, जब 2q है जो 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो 0 रिमाइंडर आ रहा है मतलब क्या, वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित है, ठीक है, 2 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो 2 से जब पूरी तरीके से विभाजित है तो इस फॉर्म में जो भी नंबर होगा हमारा क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव कहलाएगा। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। और 2q प्लस 1 रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आने का मतलब क्या हो गया, तो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है, और जब विभाजित नहीं है तभी रिमाइंडर आ रहा है। तो जब रिमाइंडर आ रहा है और वो भी 1 आ रहा है, जो हमने अभी इससे पहले एग्जांपल में देखा कि जब भी हमारा 1 रिमाइंडर आएगा तो हमेशा ऑड ही होगा। तो इवन नंबर में जब भी आप एक ऐड कीजिएगा, ये आसानी से आप देख सकते हैं, किसी भी इवन नंबर को आप ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 132 ले लीजिए, इसमें 1 ऐड करके देखिए, 8 प्लस 1 9 आ गया, 132 प्लस 1 133 आ गया। ये क्या है, हमारा ऑड नंबर। तो जब ये इवन है, पॉजिटिव इवन हमारा आ गया है, पॉजिटिव इवन नंबर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इवन में एक है, तो ये हमारा आ गया ऑड नंबर, ऋणात्मक, और ये धनात्मक। बच्चों समझ में आ गया होगा, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा। और यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, आप भली भांति इससे परिचित है और आप समझ में गए कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। जब भी आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए, जिस फॉर्म में कहा जाए, सपोज अगर मैं यहाँ पे क्या कहता, मैं बोलता कि ये जो है हमारा इस फॉर्म में है, 4q प्लस r, इस फॉर्म में है, मींस b की वैल्यू हो गई 4, अब b की वैल्यू जब 4 हो गई तो हमारा रिमाइंडर 4 से छोटा होगा, तो 0 1, इसमें 2 और 3, ये 4 हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इन सभी पे जब वैल्यू हम निकालते तो हमें मालूम चल जाता कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। तो इसमें क्वेश्चन करेंगे, बुक में एक्सरसाइज में गिवन है कि 4q प्लस r भी रहेगा, और 4q प्लस r और 4q इवन नंबर है, ऑड नंबर है, किस फॉर्म में है आता है, वो आप क्वेश्चन देखेंगे और इसी तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर ट्री, गुणनखंड वृक्ष। ये भी बहुत आसान है, ये आप मत सोचिए कि पता नहीं कैसा पेड़ आ गया है, कैसे फैक्टर का कैसा पेड़ बनाएंगे, कुछ नहीं है, ये सिंपली आप जानते हैं उसका एक फॉर्मेट है, एक्चुअली वो चेंज कर दिया गया, उसी फॉर्मेट को हम लोग गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। तो हम पहले 140 का निकालते हैं। आपको सिंपल अगर फैक्टराइजेशन कहा जाए कि 140 का फैक्टराइजेशन कीजिए, कर सकते हैं 2 70 35 5 7, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब इसी का हमको क्या करना है, एक ट्री बनाना है, ठीक है ना। आप सिंपल ये कह सकते हैं 140 हमने ले लिया, इस 140 को दो रूप में हमने लिख दिया, 2 and 70 कह सकते हैं आसानी से। इसी को फिर हमने दो रूप में लिख लिया, 2 and 35 कह सकते हैं। इस 35 को हमने क्या लिखा, 5 into 7। तो बच्चों अब देखेंगे जो हम इस 140 का फैक्टराइजेशन स्टार्ट किए हैं, तो लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, 5 and 7। 5 and 7 कौन सा नंबर है हमारा, अभाज्य संख्या। तो बच्चों एक क्वेश्चन है आपसे, जरा आप सोचिए और बताइए हमें कि कोई भी एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो अभाज्य संख्या के रूप में हम उसे नहीं दिखा सकते हैं। कोई भी ऐसा है तो बता के दिखाइए आप मुझे। हम सारे भी जितने भी नंबर है, ठीक है, जितने भी वाज्य नंबर है उसे अगर हम लोग फैक्टराइज करें या फैक्टर ट्री निकालें तो किसी भी रूप में दिखाएं तो वो हमारा, इसे अगर हम लिखें तो क्या कहलाएगा, 2 into 2 into 5 into 7, और इसी का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, 2 का स्क्वायर into 5 into 7। ये देख सकते हैं 3 नंबर है, 3 नंबर के रूप में हमने इसे दिखा दिया है, और ये तीनों नंबर हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। तो फैक्टर ट्री जब अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्ट आप फैक्टराइज करके इस तरीके से ट्री बना देंगे, और ध्यान देंगे इस बात का कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम
अभाज्य संख्या के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, हमेशा वो अभाज्य संख्या के रूप में होगा। और हम किसी भी नंबर को आप उठा लीजिए रैंडमली, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा वो कौन सा नंबर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। अब 1 को मत उठाइएगा, ना 1 हमारा ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो 1 को नहीं उठाएंगे। 1 के अलावा जितने भी नंबर है जो प्राइम नहीं है वो सब सारे कंपोजिट कहलाते हैं, सहभाज्य संख्या। और उस सहभाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया आप लोग को फैक्टर ट्री क्या होता है, समझ में आ गई बात, वेरी गुड। इसका यूज अभी हम लोग करेंगे, डेसिमल वाले में भी एक क्वेश्चन हमारा आने वाला है, उसमें भी हम इसका यूज करेंगे। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा कि कोई भी ऐसा सहभाज्य संख्या नहीं है जिसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम नहीं दिखा सकते हैं, सारे नंबर को दिखा सकते हैं। आप तो घर पे जाइएगा और ट्राई कीजिएगा, कुछ ले लीजिए नंबर, ले लीजिए 72 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 64 ले लीजिए, 124 ले लीजिए, या कोई भी रैंडमली 1864 ले लीजिए। ये नंबर आप ले लीजिए और घर पे जाकर आप इसे सॉल्व कीजिएगा और इस नंबर को आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा किस रूप में, प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्या के रूप में, ठीक है बच्चों। नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन कर लीजिए इस नंबर को और घर पे जाकर इसे सॉल्व कीजिए। बच्चों आप लोगों ने इतना पढ़ा, इस पर एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को भी आप लोग घर से बना कर लेके आएंगे, होमवर्क के रूप में नोट डाउन कीजिए कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसको हम 4 के ऊपर रखें, ठीक है, तो क्या हमारा उसका वैल्यू जो होगा लास्ट में, वो वैल्यू जो आएगी वो 0 पे आएगी, खत्म होगी क्या, कोई लास्ट यूनिट डिजिट जो है हमारा वो 0 होगा क्या। इस बात को आपको सॉल्व कर लाना है और इसे आप सॉल्व करेंगे, बस सोचेंगे, बस सिंपल आपको दिमाग लगाना है, सोचना है कि 4 के पावर n है, ठीक है ना, और एंड कहाँ होना चाहिए, 0 के ऊपर, लास्ट डिजिट हमारा 0 होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ या ना। इसे अपने उत्तर पुस्तिका में आप लोग घर से बनाकर लेकर आए। बच्चों अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम एक कॉन्ट्राडिक्शन से इसे सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है उससे जस्ट अपोजिट हम मानते हैं कि ऐसा होता है, और उसे हम लास्ट में जाके अपने आप को गलत साबित करते हैं, जिससे कि ये प्रूफ हो जाता है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो सही है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले माना कि √2 एक जो है हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको हम किस रूप में दिखा सकते हैं, उसे हम लोग दिखा सकते हैं √2 = a/b के रूप में, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी परिमेय रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में a/b के रूप में दिखा सकते हैं, जहां पे b ≠ 0 एंड a एंड b जो है हमारा, a और b जो है हमारा वो क्या है, सहभाज्य संख्या है। बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होता है, सहभाज्य संख्या एक ऐसे नंबर को कहते हैं जिसका कि फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर नहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम लोग सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा कि √2 है जो हमारा a/b के फॉर्म में है। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि √2 ये b = के इस साइड जाएगा, तो √2 × b = a, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं।
अब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे। समझ में आ गया? यहां तक कोई परेशानी आप लोग को समझ में आ गई बात? दोनों पक्षों को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे। दोनों पक्षों को वर्क करने पे, स्क्वायर करने पे, तो दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर निकाला, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो 2ba स्क्वायर और a स्क्वायर, अतः 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे 2 है, 2 को हम इक्वल टू के साइड लेके जाएंगे तो 2a स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा या नहीं बच्चों, ये बताइए आप लोग। जो 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2a को नहीं विभाजित करेगा। सोच के देखिए, देखिए सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते छोटा सा, आपको अगर समझ में दिक्कत हो रही है। अगर हम 4 का स्क्वायर अपॉन 2 कर दें, इसका मतलब क्या होगा, 4 × 4 अपॉन 2, 2 to the 4, ये आ गया 8। 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, 4 अपॉन 2, तो 2 से करेंगे तो क्या 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 2 अगर a स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2a को भी विभाजित करेगा, तो 2a को विभाजित कर रहा है, ठीक है। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, गुड। तो अब यहाँ पे देख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि अतः a का मान जो है हम 2c रख देंगे, a का मान 2c रखने और, ठीक है, हम a की जगह कोई वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो a की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा कि ये 2b स्क्वायर है और a स्क्वायर है। a स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया 2c स्क्वायर, और 2c स्क्वायर जब हमने पुट किया तो क्या कहलाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 टाइम्स में कट गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको समझने में, ये समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर किया था। स्क्वायर करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि 2 × b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, मतलब 2a स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और 2a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 2a को विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि a इक्वल टू 2c रखा, ठीक है ना। a इक्वल टू 2c क्यों रख रहे हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। a इक्वल टू 2c क्यों रख रहे हैं, अगर ये 2 से इसको डिवाइड कर रहा है, पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, तो हमारा जो नंबर होगा, जिस इसे विभाजित करने का मतलब क्या होगा, तो ऑफकोर्स वो 2 का मल्टीपल होगा। बात आ रही समझ में। तो हमने क्या रखा, a इक्वल टू 2c रखा, और a इक्वल टू 2c रखने पे हमारा क्या आ रहा है कि 2b स्क्वायर जो ऑलरेडी गिवन है, और a स्क्वायर की जगह पे हमने 2c पुट कर दिया, तो 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4c स्क्वायर, और b स्क्वायर इक्वल टू 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू के इस साइड गया तो 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया तो हो गया 2c स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू क्या बच रही है, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया कि देखा हमने, तो हमारा बच रहा है b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अतः यहां से हम लोग कह सकते हैं 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया। 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। अगर 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब
कि 2, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2b को भी विभाजित करेगा। बच्चों हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 2b को विभाजित कर रहा है, और इससे पहले स्टेप में हमने देखा है कि 2a को विभाजित कर रहा है, और हमने क्या माना था कि हमारा जो √2 है वो a/b के फॉर्म में है, और a/b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 2 से b को भी डिवाइड हो रहा है, 2a से भी डिवाइड, और 2 से हम a को भी डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं 2 है। इसका मतलब जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिया था कि √2 = a/b, मतलब √2 एक परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी है। इसीलिए यहाँ से सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन की झलकियां मैं देता हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे कि 5 + √2 ये हमारा अपरिमेय संख्या है, और इसे आपको प्रूव करना है कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप प्रूव क्या कर देंगे कि √2 जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है, और किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम ऐड करेंगे अपरिमेय संख्या में तो हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा। आप सोच सकते हैं ना, 5 + √2 को ऐड करके हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं जब तक हम इसको फैक्टराइज ना कर दें। और आप ये बिल्कुल भी जानते हैं कि जब हम इसको फैक्टराइज करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट जब निकालने के बाद जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, आप जानते हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग जब होगा तो हम लोग इसको ऐड करने के बावजूद भी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि वो अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आए तो आप क्या करेंगे, √2 को प्रूव कर दिया। अगर इसके बिहाफ पे अगर आ जाए √3 को करने के लिए तो √3 को भी आप लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे और अपरिमेय संख्या है जो घोषित करेंगे और उसे बताएंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, और आपकी पुस्तिका में भी दी गई है कि आप सिद्ध कीजिए कि 5 + √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। 5 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप लोग अपने घर से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बताएंगे हमें कि ये अपरिमेय संख्या किस तरीके से, और बोर्ड में जो पूछे जाएंगे तो भी आप इसी तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन बैंक को भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन कि आपको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अब ये कुछ नंबर दिया है हमने, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कुछ नंबर्स हमने दिया है आपको, ठीक है, रियल नंबर। इस नंबर्स को आपको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो आइए आपके साथ साथ हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं। अगर 1/2 की बात करें तो 2 से अगर हम डिवाइड करें 1 में तो डेसिमल दिया 0, 5 × 10, ये हो गया हमारा 0.5। अगर 4/5 की बात करें तो हम 4 से करेंगे, 1 × 4, 1 डेसिमल 0, 4 × 2 = 8, 10 में सेट किया 2, 0 और 5, 20, ये भी आ गया। अब 1/3 को कर लेते हैं हम लोग, 1/3 को, तो 3 से हमने किया 1 में डेसिमल दिया 0, 3 3 = 9, 1 0 9। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रेकरिंग है हमारा, तो 0.3 पावर बार हमने लगा दिया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ तो आपको दिखाई दे रही है, समझ में आ गया। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग
पढ़ चुके हैं। इस वैल्यू को आप याद रखिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए इसको डेसिमल में दिया तो हम लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। इसे हम लिख सकते हैं 1.25, क्लियर है, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 तरीके का डेसिमल आप लोगों ने ये देखा। अब इस 3 तरीके के डेसिमल पे कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसे हम लोग अब देखते हैं। तो हमने यहाँ देखा, हमने भी इसे सॉल्व किया था, इसे डेसिमल में चेंज किया। अब इस डेसिमल को हम लोग चेंज करते हैं 0.5, तो ये क्या आएगा, 10 आ गया, 5/10। 1.25 को हमने चेंज किया, आ गया 100, और 0.3 को चेंज करेंगे तब कितना आएगा। तो ये हमने अभी 9th क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से इसे चेंज करते हैं। हम x इक्वल टू हम इसे मानेंगे और फिर उस तरीके चेंज करेंगे, तो इसके नीचे 10 नहीं आएगा, ये आप जानते हैं कि इसके नीचे 10 नहीं आएगा। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर बात करें 10 की, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, आप जानते हैं 10 को हम 2 × 5 के रूप में दिखा सकते हैं। 100 की बात करें तो 100 का हम सिंपल निकालते हैं, तो 2 से क्या होगा, ये 50 आ गया, फिर 2 से करेंगे 25, और फिर से 5 से 5, मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ हम देख क्या रहे हैं, या मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा पूरी तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स टर्मिनेटिंग है, ठीक है। या यूं कह लें, जो शांत दशमलव है, शांत दशमलव जो होगा हमेशा, जो उसका क्यू जो होगा, क्यू होगा, वो जो फॉर्म होगा वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ जाइए। जो भी हमारा शांत दशमलव होगा उसका जो क्यू जो होगा वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/3 2 का फैक्टर नहीं है ना 5 का है, बात आ रही समझ में, ना 2 का है ना 5 का है, ना हम 2 का मल्टीपल में ये आ रहा है 3, 2 से ना डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है, तो ये आ ही नहीं सकता है। तो ये जो हमारा है अशांत कहलाएगा, शांत है जो बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। इसे आप देख सकते हैं, इसे हम लोग 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 अगर हम दोनों का टर्म्स में लिखना चाहें तो 5 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 0, ये दोनों के टर्म्स में हमने शो कर दिया। इससे क्या होगा कि हम बता सकते हैं ये पूरी तरीके से टर्मिनेट कर जाएगा, ये शांत दशमलव कहलाएगा। सेम इसमें भी पोजीशन में आप देख सकते हैं कि 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0, तो यहाँ से भी हम लोग बता सकते हैं कि ये शांत दशमलव है, लेकिन 3 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना वहाँ 2 है ना वहाँ 5 अवेलेबल है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर हमारा 1/15 होता तो यहाँ पे हम कह सकते थे 1/3 इंटू 5, ठीक है। तो क्या ये होता? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि 3 है यहाँ पे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो Q जो होगा उसको जो हम फैक्टराइज करेंगे तो वो 2 और 5 के ही टर्म्स में हम लिख सकते हैं। 2 और 5 के अलावा कोई भी आएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इस पे जो थ्योरी है मैं उसे अब आपको आसानी से समझ में आ गई होगी चीज़ें। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको। ये देख सकते हैं 2 और 5 यहाँ 3 और 5 है। यूँ कहें कि आप ये भी लिख सकते थे कि सपोज अगर आपका 1/6 होता, ध्यान दीजिएगा 1/6, तो इसको लिख सकते थे 1 2 इंटू 3, 2 तो आ गया लेकिन 3 भी आ गया, ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 2 अकेले आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, 5 के पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। और 5 आएगा तो 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। 2 और 5 के टर्म्स में हम उसे शो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ वैल्यू आ रहा है मतलब आप समझ जाइए वो बिल्कुल नहीं हो। घर पे जाके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और इस पर जो थ्योरी है मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। ये समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। तो हम लोगों ने देखा तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार संबंधी कुछ परिणाम, ये जस्ट हमने जो एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल जस्ट किया
उसी के संबंधित कुछ परिणाम है कि P/2 इंटू 5m, मतलब P/Q। Q को जब हमने किया, सिंपली अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंफ्यूजन हो तो Q को हमने क्या किया है 2n इंटू 5m में हमने ब्रेक कर दिया है। अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारा शांत दशमलव कहलाता है। अगर ब्रेक नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक नहीं का मतलब क्या है कि शो हम नहीं कर सकते हैं, तब हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अशांत दशमलव, अशांत कहलाएगा। कैसे? अगर 284/1000, ठीक है ना, इसको आप करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। आप Q को देख सकते हैं, ये 1000 है। अगर इसको आप सिंपली अगर देखें, देखना चाहते हैं कि ये है कि नहीं, तो 284 इसको लिख सकते हैं क्या 10 इंटू 10, सिंपल समझने के लिए। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5, ठीक है, मतलब 2 के पावर Q और 5 के पावर Q, ठीक है। हम 2 के पावर n और 5 के पावर m के टर्म्स में हमने इसे क्या किया, ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत दशमलव, ठीक है। और 8/75 की बात कर रहे हैं। अगर इसे हम अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहें कि 8/75 क्या होगा, ठीक है ना, तो सिंपल हम देखते हैं 75 को क्या लिख सकते हैं 5, 15, 5 एंड 3, ठीक है। मीन्स इसको लिख सकते हैं, ऊपर में होगा 2 के पावर Q अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू 3। इसे हम लोग इस फॉर्म में नहीं शो कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा अशांत दशमलव कहलाएगा। तो बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। आपके अभ्यास पुस्तिका में क्वेश्चन दिया गया है कि आप हमें दिखाइए कि शांत दशमलव है तो इस टर्म्स में वो ब्रेक हो सकता है, अशांत है तो इस टर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वास्तविक संख्या रियल नंबर के चैप्टर में अध्यायों में आप देख सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज गिवन है उन सारे एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए। जितने भी आपके सिलेबस थे इसके संबंधी वो सारा पढ़ा दिया जा चुका है, और आप आसानी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ नहीं है, और उससे आप अपने घर पे जाइए और अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा फिर से। धन्यवाद। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।